हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग हमारी जो क्लास 11th इकोनॉमिक्स है उसमें जो बुक है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उसका फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखने से पहले एक बार हम लोग देख लें कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ना है। अब स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, ये टॉपिक्स को भी पढ़ने से पहले एक जो जनरल सी चीजों में आप लोगों को बताना चाहूंगी, दैट इज चैप्टर का नेम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। देखो, हम सभी लोग क्या हैं, कंज्यूमर है। आप लोग भी जो है कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। तो हर एक चीज को क्या करना है, हमें खुद से रिलेट करना है, ठीक है। हर एक पर्टिकुलर सिनेरियो में, हर एक पर्टिकुलर कंसेप्ट में आपको अपने आप को रखना है, जिससे कि चीजें जो हैं वो आप लोग बहुत ही अच्छे से क्या कर पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। तो इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर होंगे। दैट इज यूटिलिटी, क्या होता है वो देखेंगे। कार्डिनल ऑर्डिनल दो टाइप की होती है, वो क्या होती है वो देखेंगे। जो कंज्यूमर बजट है उसके बारे में देखेंगे, बजट सेट, बजट लाइन, चेंज इन बजट सेट। देन उसके बाद में डिमांड क्या होती है, जो कि बहुत वर्ड आप लोगों ने सुना है अपनी लाइफ में पहले भी। तो डिमांड आखिर होता क्या है उस चीज को समझेंगे। डिमांड कर्व और जो लॉ ऑफ डिमांड है उसे देखेंगे। नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व एंड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये कुछ जो है टॉपिक्स हैं जो कि हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में करने वाले हैं कवर। नाउ एक चीज जो यहाँ पर ध्यान देना है, दैट इज टॉपिक्स हमारे पास में बहुत सारे हैं, चैप्टर हमारा बहुत बड़ा है, इसलिए आप लोगों के लिए भी ज्यादा बर्डनफुल ना हो ये, इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, इसे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। डिवाइडेड इन वेरियस पार्ट्स। हम लोग कुछ जो है 3-4 पार्ट्स में इस पूरे चैप्टर को करेंगे कंप्लीट। अगर हम इस पर्टिकुलर पार्ट की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं यूटिलिटी के बारे में, एंड वो भी जो है मेनली कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला जो है उसमें ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस हम लोग देखेंगे। अब ये मत सोचिएगा कि मैम आप जो है पार्ट ए में सिर्फ इतना सा ले रहे हो तो एक एक टॉपिक को हम अलग अलग पार्ट में लेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोग जो है इसे मैक्सिमम 4 पार्ट्स में कंप्लीट कर देंगे पूरे चैप्टर को। हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर भी वेरियस टॉपिक्स हैं, तो उन सबको हमें कवर करना है, तो उसे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देख लेंगे। नेक्स्ट में ऑर्डिनल, फिर डिमांड एंड फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस वे में जो है हम लोग ये जो पूरे चैप्टर है इसके जो सारे टॉपिक्स हैं उन्हें हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूटिलिटी पे भी बढ़ने से पहले, न्यू चैप्टर है तो थोड़ा इंट्रोडक्शन जरूरी है चैप्टर के लिए, ताकि आप लोग भी जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ में क्या हो जाओ, कंफर्टेबल हो जाओ, ठीक है। तो देखो चैप्टर का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, राइट। ये जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है, तो कंज्यूमर कौन होता है और कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कंज्यूमर कौन होता है। तो कंज्यूमर कौन होता है स्टूडेंट्स, आप लोग कंज्यूमर हो, क्या करते हो आप लोग जो है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हो, बाय करते हो, ताकि आपके जो वांट्स है वो फुलफिल हो सके। तो बस यही होता है हमारा कंज्यूमर। दैट इज अ कंज्यूमर इज वन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, ठीक है। हम जो है फालतू में गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज नहीं करते हैं, कोई ना कोई वांट होता है तभी हम उसे परचेज करते हैं, ठीक है। अब वो बात अलग है कि कई बार हम जो है चीजें खरीद लेते हैं फिर वो कभी काम नहीं आती है, तो वो सारे कंसेप्ट यहाँ पर मत लगाना। लेकिन जब आपने खरीदा तब आपने क्या सोचा था कि नहीं मुझे इस चीज की जरूरत है, इसे हम लोग ऐसे यूज करेंगे या ये या वो, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपका कोई वांट था, उसे सेटिस्फाई करने के लिए आपने किसी जो है गुड या सर्विस को क्या किया है, कंज्यूम किया है, बाय किया है। तो उसे, उस पर्टिकुलर पर्सन को हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कंज्यूमर, ठीक है। नाउ कंज्यूमर का इंपॉर्टेंस क्या है, कंज्यूमर क्यों जरूरी है। बहुत सिंपल सी चीज है, अगर कंज्यूमर नहीं होगा तो क्या किसी भी चीज की प्रोडक्शन होगी, नहीं होगी। अगर प्रोडक्शन नहीं होगी तो क्या इकोनॉमी चलेगी, बिल्कुल नहीं चल सकती, राइट। तो अल्टीमेटली कंज्यूमर तो इंपॉर्टेंट पार्ट है ही, राइट। कंज्यूमर जो डिमांड करता है उसी से रिलेटेड जो है चीजों को प्रोड्यूस किया जाता है, सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो कंज्यूमर तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या वी वुड से कि इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्रिएट डिमांड फॉर वेरियस प्रोडक्ट, जो कंज्यूमर है वो वेरियस प्रोडक्ट की डिमांड करता है। ऐसा नहीं है कि सारे कंज्यूमर एक ही पर्टिकुलर जो है प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग आपकी जो है स्कूल में देखोगे, आपकी क्लास में देखोगे,
आप सब लोग जो हो पेन से लिख रहे हो, सबके पास में ब्लू पेन है, ब्लैक पेन है, लेकिन यू विल सी कि सबके पास में अलग अलग क्या है, अलग अलग जो है वैरायटी के पेन्स है, राइट। किसी का जो है कुछ डिफरेंट कंपनी का है, आपका कुछ डिफरेंट कंपनी का है, कोई जो है बॉल पेन यूज कर रहा है, कोई इंक पेन यूज कर रहा है, कोई जेल पेन यूज कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट कि आप जो है वेरियस वेराइटी क्या कर रहे हो, वेरियस वेराइटी की डिमांड कर रहे हो। किसी को जो है लाइक ग्रिप के लिए थोड़े से जो है रफ वाले जो पेन्स है वो चाहिए, किसी को ये स्मूथ सरफेस चाहिए। तो लाइक इस वे में जो है हम वेरियस जो है डिमांड जनरेट कर रहे हैं, और जितनी ज्यादा हम डिमांड करेंगे या जितनी वेराइटी की हम डिमांड करेंगे उतने वैरायटी के गुड्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जो है ये जो कंज्यूमर है वो डिमांड क्रिएट करता है फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो कंज्यूमर ए बोल रहा है कि वो तो व्हीट जो है वो कंज्यूम करेगा, उसे व्हीट की जो रोटी है, गेहूं की जो रोटी है वही खानी है। कंज्यूमर भी बोल रहा है नहीं नहीं मुझे व्हीट नहीं पसंद, मैं तो पैकेज फूड लूंगा, ठीक है। साथ ही साथ आई विल टेक राइस ऑल्सो, ऑलराइट। तो इसने जो है ये दो की जो क्या की है, डिमांड की है। कंज्यूमर सी बोल रहा है ना तो मुझे व्हीट चाहिए ना ही मुझे पैकेज फूड चाहिए, आई विल गो विथ राइस, ठीक है। तो इस वे में जो है जो कंज्यूमर्स हैं वो वेरियस डिमांड क्या करते हैं, वेरियस डिमांड जो है वो जनरेट करते हैं। देन एनहांस सर्विस डाइवर्सिफिकेशन, सर्विस डाइवर्सिफिकेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है कंज्यूमर्स के थ्रू, ठीक है। बिकॉज ये हमारी डिमांड है कि नहीं हमें जो है हेल्थ केयर फैसिलिटी चाहिए, हमें जो है प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए, हमें बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए, हमें इंश्योरेंस फैसिलिटी चाहिए, इसीलिए तो ये सारी सर्विसेज हमें देखने को मिल रही है। तो गुड्स की तो हम डिमांड कर ही रहे हैं, प्रोडक्ट्स की तो हम डिमांड कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग सर्विसेज की भी डिमांड कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो सर्विस डाइवर्सिफिकेशन है वो भी हमें देखने को मिलता है। सो अपार्ट फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गुड्स, consumer consumes large variety of services also, services like healthcare, banking, insurance services, ठीक है। ये सारी जो है सर्विसेज भी हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में इंक्रीज डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, जो एक कंज्यूमर है वो कंज्यूमर गुड्स की जो डिमांड है वो इंक्रीज करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स सोलली वो गुड्स होते हैं जो कि एक प्रोड्यूसर यूज करता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, ठीक है। और कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि एक कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए परचेज करता है, उन्हें कंज्यूम करता है, ठीक है। तो कंज्यूमर गुड्स की भी वेराइटी होती है स्टूडेंट्स, लाइक यू हैव द ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलते हैं, ठीक है। यू विल से मोर देन 1 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर, ठीक है। ये जो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक चलने वाले गुड्स होते हैं, दोज आर ड्यूरेबल गुड्स। जैसे कि आप लोग एग्जांपल ले सकते हो, आपके घर पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो आपके ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं। वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें ड्यूरेबल गुड्स हैं। आप लोगों ने एक बार खरीदा है, अब वो लंबे टाइम तक चलने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप जो है आज एक रेफ्रिजरेटर खरीद के लाए और वो कल खराब हो जाएगा, उसमें जो है वारंटी होती है कुछ कुछ में तो 5 इयर्स, 3 इयर्स, 2 इयर्स की, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये लंबे टाइम तक चलने वाले गुड्स हैं, दोज आर टर्म्ड एज ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। हमें ड्यूरेबल गुड्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सेमी ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स बेसिकली जो नॉन ड्यूरेबल्स एंड ड्यूरेबल्स के जो है एक मिडिल पाथ में आते हैं। तो उसके लिए पहले हम लोग नॉन ड्यूरेबल्स को पढ़ लें। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है। जो पेरिशेबल नेचर के गुड्स होते हैं दोज आर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्या है, दोज आर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, वो खराब हो जाते हैं। आप जो है सब्जी लाकर रखो, उसे 2 दिन रखे रहने दो, तीसरे दिन वो खाने लायक नहीं बचेगी, राइट। वो बिल्कुल जो है उसकी जान निकल चुकी होगी। तो दोज आर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, उन्हें हमें जल्दी कंज्यूम करना पड़ता है। अब हमें नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी चाहिए, ऑलराइट। एग्जाम्पल के साथ में देखते जाओ कि इन सारे गुड्स की जरूरत हमें लगती है। उसके बाद में आते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स जो कि इतनी जल्दी खराब नहीं होते और इतना ज्यादा टाइम भी नहीं चलते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग सेमी ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। दैट मीन्स आप ये बोलोगे, अगर एग्जाम्पल लें तो आप एग्जाम्पल ले सकते हो क्लोथ्स का, ठीक है, आपके जो है फुटवेयर्स हो गए। देन यू कैन टेक कि आपकी जो एक्सेसरीज वगैरह हैं वो इसमें आ गई।
ऑलराइट, तो उतना ज्यादा लंबा टाइम भी नहीं कि नहीं 5-10 साल चल रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं कि 2 दिन में खराब हो रहे हैं, ठीक है। इनकी कुछ जो है एक मिडिल में हम बोलेंगे कि लाइफ जो है ड्यूरेशन होती है, ठीक है। सो दीज आर व्हाट, दीज आर सेमी ड्यूरेबल गुड्स। तो अगर हम लोग देखें तो हमारी लाइफ में हमें ड्यूरेबल गुड्स भी चाहिए, हमें सेमी ड्यूरेबल भी चाहिए एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे गुड्स की डिमांड एक कंज्यूमर करता है, और एक कंज्यूमर कर रहा है तो उसी वे में सोचो कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है ऑफ इंडिया, उसके बाद में वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, तो उतने लोग जो हैं इतने गुड्स को जब हम लोग डिमांड कर रहे हैं तो उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा जो इकोनॉमी है वो हमारी डेवलप होगी, हमारी जो इकोनॉमी है वो उतनी ज्यादा फंक्शन करेगी, ठीक है। तो कंज्यूमर तो जरूरी है ही है, ठीक है, कंज्यूमर की इंपॉर्टेंस काफी है। सेम वे में प्रोड्यूसर की भी होती है, लेकिन अभी हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी हम जो है प्रोड्यूसर की बात नहीं करेंगे। प्रोड्यूसर के बिहेवियर को पढ़ेंगे तब हम प्रोड्यूसर की इंपॉर्टेंस वगैरह को भी समझेंगे, ऑल राइट। उसके बाद में आते हैं कंज्यूमर बिहेवियर पर। अब कंज्यूमर बिहेवियर से क्या मतलब है स्टूडेंट्स, देखो सिंपल सी चीज है, बिहेवियर मतलब कि हम कैसे बिहेव कर रहे हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, ठीक है। जब हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो इसका सीधा सीधा ये मतलब होता है कि एक जो कंज्यूमर है वो कैसे बिहेव करता है इन परचेजिंग और बाइंग और कंज्यूमिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक कंज्यूमर के पास में क्या है, 1000 रुपीज है, तो वो इस 1000 रुपीज को कैसे स्पेंड कर रहा है, या इस 1000 रुपीज से वो कौन कौन से गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, दैट इज हिज और हर कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। अब 1000 रुपीज वेरियस ऑप्शंस हैं, कहीं पर भी यूज हो सकता है, तो अब इनमें से कहां पर कितना यूज हो रहा है वो एक कंज्यूमर सोचेगा, ठीक है। तो उसे ही हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं, और उसी चीज को जो है हम आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कंज्यूमर के बिहेवियर को कैसे पढ़ा जाता है, कि एक कंज्यूमर जो है वो कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। उस चीज की स्टडी कैसे करनी है वो हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं। सो बिहेवियर, द वे यू एक्ट और बिहेव। Consumer behavior deals with how consumers spend his income among all the different goods and services. All right. अब आते हैं स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पर। अभी तक जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो हो गया कंप्लीट। अब जो कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी है उसे हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली 2 अप्रोच है कंज्यूमर के बिहेवियर को पढ़ने का, उसे स्टडी करने का। फर्स्ट वन इज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड द सेकंड वन इज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है। अब थोड़ा बहुत जो है मैथ्स आप लोगों को आता हो, या जो थोड़े बहुत टर्म्स आप लोगों ने पढ़े हैं पहले 10th तक, वो अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग जो है इजीली बता सकते हो कि कार्डिनल लिखा है तो इसका मतलब कि दिस वुड बी डीलिंग विथ नंबर्स, ठीक है। तो ऐसा पर्टिकुलर यूटिलिटी अप्रोच जहां पर हम नंबर्स के थ्रू बताते हैं किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर को, उसे हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं, ठीक है। और जहां पर हम प्रेफरेंस लेते हैं, ठीक है, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के बिहेवियर को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं, ठीक है। अब जब हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें हम लोग एक इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने वाले हैं, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट लॉ, इसे आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है एंड अच्छे से समझना है, बहुत ही इजी सा लॉ है ये। एंड जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है उसमें हम लोग जो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू जो है देखेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर को समझेंगे। अब जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया, इसे हम जो है नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे, दैट इज ये हमारा जो पार्ट 2 रहेगा, उसमें हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को देखेंगे। इस पर्टिकुलर जो है वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो अपना कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है इसे समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब देखो टर्म तो आ गया हमारे पास में कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया, दैट इज ये होता है नंबर्स। अप्रोच हमें समझ में आ गया कि ठीक है कैसे जो है हमें इस चीज को समझना है या कैसे जो है ये अप्रोच किया जाएगा। लेकिन एक न्यू टर्म जो है वो आप लोगों को देखने को मिला है जो कि आप लोगों ने पहले पढ़ा भी नहीं होगा, दैट इज यूटिलिटी। ये यूटिलिटी होता क्या है आखिर, ठीक है। अगर कुछ भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसके टर्म्स तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए ना, तो यूटिलिटी क्या होता है, तो बस उसी चीज को देखते हैं कि यूटिलिटी जो है वो एक वांट सैटिस्फाइंग पावर है कमोडिटी की। अब यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे से समझना स्टूडेंट्स, अगर आप यूटिलिटी के डिक्शनरी मीनिंग पर जाओगे तो यूटिलिटी का मतलब होता है यूजफुलनेस, ठीक है, ये इसका डिक्शनरी मीनिंग है। लेकिन यूजफुलनेस इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू यूटिलिटी और यूटिलिटी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू यूजफुलनेस।
अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, ठीक है, इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। अब कैसे वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखो यूटिलिटी इज बेसिकली वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक चॉकलेट है, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल मेरे पास में है डेयरी मिल्क, ठीक है। नाउ आई एम सेइंग कि मुझे जो है चॉकलेट्स बहुत पसंद है एंड मुझे जो है डेयरी मिल्क खाना ही खाना है, ये मेरा एट प्रेजेंट का वांट है। मैं गई मार्केट, मैंने एक डेयरी मिल्क खरीदी और मैंने वो कंज्यूम की, तो अब उसे कंज्यूम करके मुझे क्या मिला है, मुझे सेटिस्फैक्शन मिला है, ठीक है। मेरा जो वांट है वो क्या हुआ है, वो सेटिस्फाई हुआ है एंड मुझे जो है सेटिस्फैक्शन मिला है कि हाँ ठीक है, अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, मुझे डेयरी मिल्क खानी थी, अब जो है मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिला। तो जो आपका कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच होता है वो बेसिकली आपको ये बोलता है कि आपको जो सेटिस्फैक्शन मिला है वो आप नंबर्स में बताओ। जैसे कि कभी कभी आप लोगों ने ये देखा होगा कि अगर आप लोगों ने कोई फॉर्म्स वगैरह फिल किए होंगे जहां पर आप रेटिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हो, ठीक है, तो वहां पर आपके पास में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि 1 to 10 में आप बताइए कि किसी भी पर्टिकुलर जो है ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस कैसे थी, ठीक है। लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, तो 1 to 10 के स्केल पर आपको इसे बताना है। अब आपको वो जो है बहुत अच्छी लगी तो आपने बोला कि नहीं नहीं 10 इज द बेस्ट वन, बहुत अच्छी लगी हमें, नहीं नहीं हम इसे जो है 1 स्केल पर ही रखेंगे, ठीक है। तो इस वे में आप लोग बताते हो। तो सेम वे सेटिस्फैक्शन को जब हम यूटिलिटी में एक्सप्रेस करते हैं तो हमें कुछ ऐसे ही करना होता है कि एक जो है पर्टिकुलर हमारे पास में स्केल दे दिया। लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, मैंने आपको बोला या आपने मुझे बोला कि मैम आपने डेयरी मिल्क कंज्यूम किया ना, आपने डेयरी मिल्क खाई है, आपको सेटिस्फैक्शन मिला। अब अगर आप मुझसे बोलो कि 1 to 10 आप बताओ, 1 to 10 के स्केल पर बताओ कितना सेटिस्फैक्शन मिला, मैंने बोला नहीं मुझे बहुत जो है बहुत अच्छा लगा इसे कंज्यूम करके एंड मैं इसे जो है 10th नंबर पर रखूंगी, मतलब कि सबसे हाईएस्ट जो है इसे मैं अपना जो है लाइक एक सेटिस्फाइंग चीज बताऊंगी मैं, ठीक है। सो ये क्या बना, दिस इज यूटिलिटी, ठीक है। इस वे से मैंने नंबर में बताया आपको कि मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला है। अब ये चीज आई गेस आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि हम लोग यूटिलिटी को नंबर में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अब यहाँ पर एक दिक्कत क्या आएगी कि चलो अभी मेरे पास में सिर्फ एक चीज थी, मैंने बता दिया कि ठीक है 1 to 10 में मैंने ये पर्टिकुलर दे दिया उसको नंबर, लेकिन अब ऐसे आप हर एक गुड के लिए नहीं बता पाते हो। इसलिए यूटिलिटी जो है ना स्टूडेंट्स, उसे हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी कैसे मेजर करते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है मेरे पास में डेयरी मिल्क मुझे कंज्यूम करनी थी, डेयरी मिल्क मैंने कंज्यूम की एंड कितने रुपीस की थी, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल 10 रुपीस की थी, ठीक है। मुझे 10 रुपीज वर्थ लगे कि हाँ मुझे डेयरी मिल्क खानी है और मैंने 10 रुपीज जो है स्पेंड किए और मुझे वो 10 रुपीज का कोई दुख नहीं, मतलब कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा यार मैंने 10 रुपीज क्यों स्पेंड कर दिया, वो तो 10 रुपीज के लायक भी नहीं थी, XYZ, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। मुझे ये लगा कि नहीं भाई बढ़िया थी, वो बिल्कुल 10 रुपए जो है ना मेरे वसूल हो गए। तो अब इसे हम लोग जब मनी के टर्म्स में मेजर करते हैं ना या उसके टर्म्स में लिखते हैं, तो आई एम सेइंग कि मुझे जो है डेयरी मिल्क को कंज्यूम करके 10 रुपीज है तो इसे आई से कि 10 यूटिल्स का जो है सेटिस्फैक्शन मिला। अब आप बोलोगे मैम एक और टर्म आ गया, दैट इज यूटिल्स। नाउ व्हाट इज दिस यूटिल्स? सो यूटिल्स जो है वो हमारी जो है मेजर करने का टर्म होता है यूटिलिटी को। लाइक मनी को आप मेजर करते हो किस डिनोमिनेशन में, रुपीज में, वैसे ही यूटिलिटी को आप मेजर करते हो किस डिनोमिनेशन में, यूटिल्स में, ठीक है। तो बस वो उसका एक जो है टर्म ऑफ मेजरमेंट है, तो उसको आपको एज इट इज ले लेना है, दैट इज 10 यूटिल्स का, ठीक है। अब लाइक फॉर एन एग्जाम्पल मैं गई, मैंने डेयरी मिल्क खरीदी एंड डेयरी मिल्क इस बार मैंने खरीदी है 50 रुपीज की, ठीक है। मैंने 50 रुपीज की खरीद तो ली, लेकिन मुझे लगा यार ये 50 रुपीज की नहीं खरीदनी थी यार, ये वेस्ट ऑफ मनी लगा मुझे, ठीक है। तो अल्टीमेटली मुझे ये पूरे का सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है। या फिर मैं गई मार्केट में, उसके पास में जो है 10 रुपीज वाली डेयरी मिल्क नहीं थी, उनने बोला शॉपकीपर ने कि मैम 50 रुपीज वाली है वो दे दूं। अब मुझे लगा यार ठीक है मुझे डेयरी मिल्क तो कंज्यूम करना है लेकिन 50 रुपीज बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो दैट मीन्स कि ये जो पर्टिकुलर है ये मेरा जो वांट सैटिस्फाइंग पावर है वो बता रहा है कि डेयरी मिल्क का जो है 50 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं डिराइव कर सकता है, ठीक है। लेकिन डेयरी मिल्क मुझे 10 यूटिल्स की जो है सेटिस्फैक्शन डिराइव कर सकती है, तो मैंने 10 रुपीज उस पर स्पेंड किए, ठीक है, 10 यूटिल्स, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द वांट सैटिस्फाइंग पावर कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो आपकी कितना जो है वांट को सेटिस्फाई कर रहा है उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। एंड उसे हम मेजर कैसे करते हैं, उसे हम मेजर करते हैं मनी के टर्म्स में, ठीक है।
दैट मीन्स जो है मनी के टर्म्स में हम बताते हैं कि जितना मनी हम लोगों ने स्पेंड किया है तो वी आर एज्यूमिंग कि उतना सेटिस्फैक्शन हमें मिला होगा, ठीक है। ये चीज मानी जाती है कि जितना मनी आप स्पेंड कर रहे हो उतना सेटिस्फैक्शन आपको मिला होगा। मैंने 10 रुपीज स्पेंड किए तो मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला होगा, तभी मैंने उस पर 10 रुपीज जो है स्पेंड किए हैं। ऑल राइट, एंड उसके बाद में जो मेजरमेंट की यूनिट है दैट इज व्हाट, यूटिल्स, ठीक है। बस ये 2-3 चीज आप लोगों को याद रखनी है जब आप लोग यूटिलिटी की बात करते हो, ठीक है। सो एबिलिटी ऑफ गुड टू सैटिस्फाई अ वांट, एक जो है गुड की कितनी एबिलिटी है या जो गुड है वो कितना एबल है आपके किसी भी वांट को सैटिस्फाई करने के। देन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, ये आप लोगों को समझ में आ गया है। डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूटिलिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफर कर रही है, प्लेस टू प्लेस डिफर कर रही है एंड टाइम टू टाइम डिफर कर रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला मुझे डेयरी मिल्क पसंद है, अब आप लोगों में से आधों ने बोला होगा कि हाँ हाँ यार डेयरी मिल्क तो अच्छी लगती है, किसी किसी के मन में ये भी आएगा यार मैम डेयरी मिल्क भी कोई चॉकलेट होती है, राइट। तो देखो ये क्या है, ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर रहा है। अब वो एक और चीज है कि हो सकता है मुझे बहुत पसंद है, आपको कम पसंद है, ठीक है, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं है। सो ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर रहा है, आपको कोई और चॉकलेट पसंद है, किसी को चॉकलेट पसंद है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर रहा है। ऑल्सो ये टाइम टू टाइम डिफर करता है। मान लो मैं ऑलरेडी जो है 2-3 डेयरी मिल्क खा के बैठी हूँ और आप मुझे लाकर एक और दे दो, तो क्या अभी वो मुझे उतना सेटिस्फैक्शन देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी उतनी कंज्यूम कर ली, अभी मैं और नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो वो टाइम टू टाइम भी डिफर कर रहा है। ऐसा नहीं कि डेयरी मिल्क मुझे हर टाइम पे जो है सेम जो है लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। ऑल्सो वो जो है प्लेस टू प्लेस भी क्या करता है, डिफर करता है, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोगों को याद रखनी है कि यूटिलिटी जो है वो हमेशा सेम नहीं रहने वाली है, वो एक पर्सन की भी चेंज होती रहेगी एंड अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो वैसे में भी जो है वो चेंज होती रहती है। अब आते हैं इसके डिक्शनरी मतलब पर। डिक्शनरी वाला जो मीनिंग है वो भी आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। दैट इज डिक्शनरी के हिसाब से यूटिलिटी इज इक्वल्स टू यूजफुलनेस होती है, लेकिन इकोनॉमिक्स के हिसाब से हम क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल है, हम ले लें किसी स्मोकर को, ठीक है, उसे जो है स्मोक करना बहुत पसंद है। अब उसने जो है एक जो है सिगरेट स्मोक की, उससे उसको सेटिस्फैक्शन मिला, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल उसे सेटिस्फैक्शन मिला है 10 यूटिल्स का, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसे डिक्शनरी मतलब से जाऊं तो यूजफुलनेस, क्या स्मोकिंग जो है वो उसके लिए कहीं से कहीं तक यूजफुल है? नहीं है। इवन वो उसका अपोजिट है कि वो हार्म कर रही है उसे, राइट। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें तो उसे तो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना, तो उसे तो हम लेंगे ना। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि यूटिलिटी इज इक्वल्स टू यूजफुलनेस हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा, किसी आप जो है ड्रिंकर को ले लो, किसी एल्कोहलिक को ले लो, उसे एल्कोहल कंज्यूम करके बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन क्या वो सही है, क्या वो यूजफुल है? नहीं है। इसीलिए जो है डिक्शनरी मीनिंग पर नहीं जाना है हमें यूटिलिटी के, ठीक है। आई गेस इतना क्लियर है यूटिलिटी का जो मतलब है। आई होप सो ये क्लियर हो गया है आप लोगों को, ठीक है। देन उसके बाद में जो यूटिलिटी है स्टूडेंट्स, वो दो टाइप्स में हम लोग जो है इसे डिस्टिंग्विश करते हैं या इसे पढ़ते हैं। वन इज टोटल यूटिलिटी एंड वन इज मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब आप लोगों के सामने ये वर्ड पहली बार आया है, टोटल तो ठीक है आप लोग सुनते रहते हो, ये वर्ड मतलब कि मार्जिनल। इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने मार्जिनल अभी अभी पढ़ा है, तो अभी जो है आप इस चीज को समझ लो कि आप आपके इकोनॉमिक्स में किसी भी चैप्टर में, किसी भी जो है फ्यूचर में भी कभी भी आप अगर इकोनॉमिक्स के अंदर आप मार्जिनल की बात कर रहे हो तो मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, ठीक है। ये एक शॉर्ट वर्ड है, इसे आप लोग याद रख लो कि मार्जिनल का मतलब क्या है, एडिशनल। सो टोटल यूटिलिटी दैट मींस कि आपने जितने भी यूनिट्स कंज्यूम किए हैं उन सबको कंज्यूम करके टोटल आपकी कितनी यूटिलिटी हुई है, वो आ जाएगी आपकी टोटल यूटिलिटी। जब आप मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हो तो वो आती है आपकी एडिशनल यूटिलिटी, ठीक है। जैसे कि मैंने 5 यूनिट्स को कंज्यूम किया किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की और मुझे जो यूटिलिटी मिली, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल 50 यूटिल्स की थी, ठीक है। उसके बाद में अब मैंने 6th यूनिट को क्या किया है, कंज्यूम किया है, और अब 6th यूनिट के साथ में मेरी जो यूटिलिटी है वो बन जाती है 60 यूटिल्स की। अब मार्जिनल क्या बोल रहा है, एडिशनल यूटिलिटी कितनी है। एडिशनल मतलब कि मैंने एक यूनिट को ज्यादा कंज्यूम किया तो कितना जो है कितने जो है यूटिल्स में मेरा क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। तो कितना एडिशन हुआ है, 10 यूटिल्स का। तो एडिशनल यूटिलिटी हमारी कितनी है, 10 यूटिल्स की, ठीक है।
सो दिस इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। ऑल राइट, आई गेस यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। ये मैंने आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट और सिंपल मैनर में समझा दिया। अब इसके जो प्रॉपर फॉर्मूले वगैरह हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है क्या, टोटल यूटिलिटी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, टोटल यूटिलिटी का मतलब कि क्या, कि जो सारा यूटिलिटी है उन सबका एक साथ में कंपाइलेशन, ठीक है, कि जितने भी यूनिट्स हैं उन सबको कंज्यूम करके आपको कितनी यूटिलिटी डिराइव हो रही है, दैट इज टर्म्ड एज टोटल यूटिलिटी। सो टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू दी टोटल सेटिस्फैक्शन obtained from all the possible units of the commodity, ठीक है। सो टोटल जो है सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन किया गया है सारी पॉसिबल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी से, उसे हम लोग बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है TUN। TUN का मतलब है, TU तो हो गया आपका टोटल यूटिलिटी, N का मतलब है N यूनिट्स, जितने भी यूनिट्स हैं वो आप लोगे। उसके बाद में U1 plus U2 plus U3 till UN, that means utility derived from first unit, from second unit, from third unit till nth unit, ठीक है। वो हो जाती है आपकी क्या, इन सबको जब आप ऐड करते हो तो वो बन जाती है आपकी टोटल यूटिलिटी, ठीक है। अगर इसका आप लोग जो शेड्यूल है वो देखोगे तो कुछ इस वे में आएगा। हम लोगों ने लिया है कितनी आइसक्रीम्स कंज्यूम की गई, कितनी यूटिलिटी डिराइव हुई और टोटल यूटिलिटी कितनी है। सो कितनी आइसक्रीम्स कंज्यूम की गई, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, इस वे में आप लोग अगर यूटिलिटी देखो तो यहाँ पर हुई है हमें यूटिलिटी डिराइव 20 यूटिल्स की। फिर जब हमने 2 यूनिट्स को कंज्यूम कर लिया तो हमारी जो यूटिलिटी है वो 16 यूटिल्स मिली हमें, ठीक है। मतलब कि जो सेकेंड वाला यूनिट आपने कंज्यूम किया उससे कितनी यूटिलिटी मिली, 16 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली है। फिर जो आपने थर्ड वाला यूनिट कंज्यूम किया उससे आपको 10 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली है। फोर्थ वाले जो है यूनिट पर या फोर्थ वाला जो हमारा क्वांटिटी थी, यूनिट था आइसक्रीम का, उससे आपको कितने यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली, 4 की। देन 5 पर आपको 0 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला है एंड 6th वाले में आप नेगेटिव में चले गए, दैट मीन्स अब आपको सेटिस्फैक्शन नहीं डिससैटिस्फैक्शन मिल रहा है। आप देखोगे कि जो यूटिलिटी डिराइव हो रही है स्टूडेंट्स, वो जैसे जैसे हम यूनिट्स बढ़ाते जा रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं, यूटिलिटी कम होती जा रही है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का क्या रीजन है, तो इसे समझने के लिए बस आप थोड़ा सा 5 मिनट का जो है पेशेंस बनाए रखो। जो लॉ ऑफ DMU है, दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, उससे आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अभी के लिए हम जो है टोटल यूटिलिटी पर स्टिक रहते हैं, टोटल यूटिलिटी को समझ लो। अब देखो ये इंडिविजुअल जो यूनिट से यूटिलिटी मिल रही थी वो लिखी हम लोगों ने। टोटल यूटिलिटी क्या हो गया, ये फर्स्ट यूनिट से टोटल तो 20 हो गया। सेकेंड यूनिट में टोटल क्या आ जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड का टोटल, ठीक है, दैट इज 36, ठीक है। फिर थर्ड वाले में आए तो इन तीनों यूनिट से कितना सेटिस्फैक्शन मिला, तीनों को ऐड करके हमने बताया 46। अब इसके क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के पास में प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल टाइप में भी आते हैं, कैसे आंसर करना है। अब आप बार बार ये तो नहीं करोगे कि इन तीनों नंबर को फिर से ऐड किया, फिर इन चारों नंबर को ऐड किया, ये चीज तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी। तो आपको सिंपल सा करना क्या है, आपको सिंपल सा ये करना है, इसे आपने एज इट इज यहाँ पर लिखा 20, इस 20 में ये प्लस किया 16 तो आ गया आपके पास में 36, 36 में प्लस किया 10 तो आ गया आप लोगों के पास में 46, 46 में प्लस किया 4 तो आ गया 50, 50 में प्लस किया 0 तो आ गया 50 एंड 50 में प्लस माइनस 6 किया तो यू विल गेट 44, ठीक है। तो ये आपकी जो है वेरियस जो टोटल यूटिलिटीज है वो निकल जाती है, ठीक है। ये हो जाता है आपका टोटल यूटिलिटी। नाउ कम्स मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एडिशनल यूटिल्स कितने डिराइव हुए हैं, एडिशनल यूटिलिटी कितनी मिली है। सो इट इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी, दैट इज MUN इज इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1, ठीक है। दैट मीन्स जो लास्ट वाले यूनिट की टोटल यूटिलिटी थी और उसके पहले वाले की, ठीक है, मतलब कि लास्ट वाला और अभी वाला, इन दोनों को जब हम डिडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, ठीक है। MUN हो जाता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम nth यूनिट, TUN है आपका टोटल यूटिलिटी फ्रॉम n यूनिट्स, TUN माइनस 1 है टोटल यूटिलिटी फ्रॉम n माइनस 1 यूनिट। अब इसे अगर हम लोग एग्जाम्पल के साथ में देखेंगे तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स टेक फॉर एन एग्जाम्पल, 5th यूनिट से जो टोटल यूटिलिटी हमें मिली थी दैट वाज ऑफ 50 यूटिल्स, ठीक है, और 6th यूनिट से जो टोटल यूटिलिटी हमें मिली है दैट इज ऑफ 56 यूटिल्स
अब आप लोगों के पास में क्वेश्चन है टू फाइंड आउट mu ऑफ 6th यूनिट। ठीक है, आपको जो है mu निकालना है किसका, 6th यूनिट का। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, MUN मतलब कि mu ऑफ 6th यूनिट इज इक्वल्स टू TUN मतलब कि TU ऑफ 6th यूनिट माइनस TUN माइनस 1। n माइनस 1 का मतलब क्या हो गया, 6 माइनस 1। 6 माइनस 1 इज व्हाट, 5th यूनिट। ठीक है, तो TU ऑफ 5th यूनिट, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका आंसर, TU ऑफ 6th यूनिट है 56, TU ऑफ 6th यूनिट है 56, 5th यूनिट है 50, तो आपका जो MU है 6th यूनिट का वो आ जाएगा 6 यूटिल्स का। ठीक है, दैट मींस जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितने निकल जाएगी, 6 यूनिट्स की निकल जाएगी, 6 यूटिल्स की निकल जाएगी। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर वे से जो है आपको मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड आउट करनी रहती है, प्रोवाइडेड आप लोगों के पास में क्या गिवन हो, आप लोगों के पास में जो है टोटल यूटिलिटी गिवन हो तो। ठीक है, अब इसका जो है हम लोग क्या देख लें, जो शेड्यूल है वो देख लें, उससे और क्लियर हो जाएगा। देखो आइसक्रीम कंज्यूम लिया, टोटल यूटिलिटी जो लास्ट वाला शेड्यूल था उसी को हमने यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड किया है, ये टोटल यूटिलिटी एज इट इज ले ली है, मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड आउट करना है। देखो 20 के पहले, इसके पहले तो कुछ कंजम्पशन ही नहीं किया था ना, तो कुछ एडिशनल आएगा ही नहीं, और अगर आएगा भी तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, 20 ही लिखोगे। उसके बाद में यू हैव 36 हेयर एंड 20 हेयर। देखो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, TUN माइनस TUN माइनस 1। इसके अलावा जो दूसरा फॉर्मूला होता है दैट इज दिस, चेंज इन TU डिवाइडेड बाय चेंज इन Q। इससे मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दिया। अब इसका देखते हैं, दैट इज चेंज इन TU डिवाइडेड बाय चेंज इन Q को। यहाँ पर आ जाओ, 36 एंड 20 कितना जो है चेंज है, 36 माइनस 20 करेंगे तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी निकल जाएगा, दैट इज है 16 का। ऑलराइट, चेंज इन Q मतलब कि क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी यहाँ पर 2 माइनस 1 कर दो, कितना आ गया 1, दैट इज ये आ गई आपके पास में 16। ठीक है, फिर उसके बाद में डायरेक्टली, अब इतना ना करके डायरेक्टली अगर हम लोग यहाँ पर देखें, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये 1 से इंक्रीज हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 46 माइनस 36 कर दो, आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। 50 माइनस 46 किया, आंसर आ गया हम लोग के पास में 4। 50 माइनस 50 कर दिया, आंसर आ गया 0, एंड 44 माइनस 50 कर दिया, आंसर आ गया आप लोग के पास में -6। ठीक है, ये आपकी जो है क्या निकल जाती है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो निकल जाती है। आप लोग सीख गए कि टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे निकालना है। अब मान लो आप लोगों के पास में मार्जिनल यूटिलिटी गिवन हो, टोटल यूटिलिटी आप लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी में यहाँ पर आप लोग लिख लो 20। ऑलराइट, ये मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है, टोटल यूटिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे उस चीज को भी यहाँ पर हम लोग सीख लेते हैं, या आपके प्रैक्टिकल्स में आपको हेल्प करेगा। देखो सिंपल सी चीज है, ये जो फर्स्ट वाला लिखा है ना उसको एज इट इज लिख देना 20। ठीक है, अब उसके बाद में ये यहाँ पर जो आप टोटल यूटिलिटी में नंबर लिखोगे उसको ऐड करना है इसके साथ में। 20 प्लस 16 करोगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। फिर 36 प्लस 10 करोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 46। 46 प्लस 4 कर दोगे, आंसर कितना आ गया, 50। 50 प्लस 0 किया, आंसर आया आप लोगों के पास में 50, एंड 50 प्लस -6 करने पर आंसर कितना आ गया, 44। तो MU से आप TU निकाल सकते हो, TU से आप क्या निकाल सकते हो, MU निकाल सकते हो। ठीक है, जो आपका टोटल यूटिलिटी होता है दैट इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, सॉरी, इस वे से भी हम लोग इसे लिखते हैं कि जो टोटल यूटिलिटी है दैट इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। हम लोग समी तो करते जा रहे हैं, 20 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 0 प्लस -6। ठीक है, वैसे ही जो है ये सारी चीजें निकलती हैं। सो आई गेस कि आप लोगों को टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी अच्छे से क्लियर भी हो गया है, समझ में भी आ गया है कैसे फाइंड आउट करना है, और अगर TU दिया है तो MU को कैसे निकालना है, MU दिया है तो TU को कैसे निकालना है, ये चीज भी जो है आप लोगों को क्लियर आउट हो गई है। ठीक है, उसके बाद में ये कुछ हमारे पास में क्या आ जाता है, ये कुछ हमारे पास में जो TU और MU का कर्व है वो आ जाता है। देखो TU का कर्व आप लोग हमेशा देखोगे कि ये राइज हो रहा है। ऑलराइट, जो आप TU का कर्व देखोगे स्टूडेंट्स, वो आप लोग देखोगे अपवर्ड स्लोपिंग, फिर एक पॉइंट पर जाएगा, रुक जाएगा, और फिर वहां से फॉल होना स्टार्ट होगा। अब इस चीज को अगर आप लोग जो हमारा शेड्यूल है उससे रिलेट करोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर 20, 36, 46, 50 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब ये इंक्रीज हो रहा है तो TU क्या होगा, TU का जो कर्व है वो अपवर्ड जाएगा। फिर उसके बाद में इस वाले पॉइंट पर देखो तो ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो वो कांस्टेंट मतलब कि इसका मैक्सिमम पॉइंट आ गया। ऑलराइट, और फिर इसके बाद में ये क्या होने लगा, फॉल होने लगा। दैट मींस जो डाउनवर्ड स्लोप है
वो हमें दिखने लगेगा। ठीक है, तो बस वही चीज आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कि पहले जो है टीयू राइज होता है, फिर वो उसके मैक्सिमम पर पहुंचा। ठीक है, उसके बाद में जो है टीयू क्या होने लगा, फॉल होने लगा। अब आते हैं किस पर, अब आते हैं जो एमयू का कर्व है। एमयू का कर्व आप देखोगे कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है। अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि जो एमयू है वो फॉल हो रहा है। देखो 16, 10, 4, 0 एंड -6 क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो जब ये फॉल हो रहा है तो इसका जो कर्व है वो भी कैसा आ गया, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आ गया है। ठीक है, अब उसके बाद में आप लोग देखोगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो आपका एमयू है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और उसके 0 होने के बाद में वो जो है नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अब ऐसा कब होता है, तो अगर हम लोग देखें तो एमयू 0 कब हुआ, जब आपका टीयू कहाँ था, उसके मैक्सिमम पर था। ठीक है, मैक्सिमम आप कभी भी इसको मत बोलना कि 4th वाले यूनिट पर मैक्सिमम है, नहीं, मैक्सिमम 5th वाले यूनिट पर है। आप लोग कभी भी टीयू का शेड्यूल देखोगे, कोई भी क्वेश्चन देखोगे, अगर ऐसे दो सेम आ जाएं तो जो नीचे वाला आएगा ना वो आपका मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जो आपका टीयू है वो मैक्सिमम है, उस टाइम पर आपका जो एमयू है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये रिलेशनशिप है बिटवीन टीयू एंड एमयू, इसे याद रखना है आपको कि जब आपका टीयू उसके मैक्सिमम पर है तो एमयू कैसा है, एमयू 0 है, एंड आफ्टर मैक्सिमम टीयू, टीयू क्या होने लगा, फॉल होने लगा। तो जब टीयू फॉल होगा तो एमयू क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो जब ये मैक्सिमम वाला पार्ट खत्म हो जाता है तो टीयू फॉल होता है और एमयू नेगेटिव होता है। ऑल राइट, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में पॉइंट ऑफ सेटाइटी। ठीक है, ये वर्ड याद रखना है आप लोगों को, पॉइंट ऑफ सेटाइटी। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ पर, पॉइंट ऑफ सेटाइटी की डेफिनेशन दिखा देती हूँ। दैट इज डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनी एक्टिविटी इज 0. फ्रॉम दिस पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी एक्चुअली टर्न्स नेगेटिव. Also reflects that point when the total utility has been maximized. From this point utility actually reduces. ठीक है, total utility actually reduces, you will say like this. ठीक है, तो जो आपका पॉइंट ऑफ सेटाइटी है वो बेसिकली ये वो पर्टिकुलर पॉइंट होता है जब आपका टीयू उसके मैक्सिमम पर है, ऑलराइट, या फिर आपका जो एमयू है उसे हम क्या बोल सकते हैं, वो उसके 0 पर है, उसे हम पॉइंट ऑफ सेटाइटी कहते हैं। ठीक है, आई गेस क्लियर है। अब उसके बाद में आ जाओ रिलेशनशिप ऑफ टीयू एंड एमयू। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये भी आप लोगों को अच्छे से जो है पता होना चाहिए। तो रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू देखते हैं। देखो एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप मैंने आप लोगों को बता दिया, एक नहीं बल्कि 2 रिलेशनशिप मैंने आप लोगों को बता दिए। पहला कि जब टीयू उसके मैक्सिमम पर है तो एमयू कहाँ है, एमयू उसके 0 पर है। ऑलराइट, टीयू क्या होने लगा, फॉल होने लगा, एमयू क्या हो गया, एमयू नेगेटिव हो गया। ठीक है, उसके बाद में आप लोग देखोगे कि जब तक टीयू राइज होता है, जब तक टीयू राइज हो रहा है तब तक आपका जो एमयू है वो पॉजिटिव है। यहां तक क्या है, यहां तक वो पॉजिटिव है, एंड देन उसके बाद में नेगेटिव जाता है। ठीक है, तो ये 3 रिलेशनशिप है। अब ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा सकती हूँ, आप लोग पढ़ लोगे, लेकिन इसे मगअप मत करना। मगअप करने में क्या होता है ना, प्रॉब्लम ये होती है कि आप भूलने लगते हो। इससे अच्छा है कि आप प्रैक्टिकली देखो, इस ग्राफ्स के थ्रू देखो, इस शेड्यूल के थ्रू देखो। ठीक है, इनके थ्रू अगर आप प्रैक्टिकली आपके माइंड में फिट करोगे ना तो चीजें ज्यादा अच्छे से जो है आप लोगों को याद रहेगी। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब तक ये राइज हो रहा है तब तक यहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव है, मैक्सिमम 0, फॉल हुआ नेगेटिव हो गया। ऑल राइट, बस ये 3 रिलेशनशिप ही है आपके टीयू और एमयू के बीच में। टीयू इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव बट एट डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, देन उसके बाद में व्हेन टीयू रीचेस इट्स मैक्सिमम एमयू बिकम्स 0. दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ सेटाइटी. व्हेन कंजम्पशन इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेटाइटी टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग एंड एमयू बिकम्स नेगेटिव. ठीक, ये तीनों जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन टीयू एंड एमयू, आई गेस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेटाइटी हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। देन आता है हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत ही सिंपल सा लॉ है, देख लेते हैं कि क्या इसकी स्टेटमेंट बोल रही है और क्या इसका मतलब होता है। So law of DMU states that as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing.
देखो क्या बोल रहा है ये लॉ कि जैसे जैसे हम किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की एक से मतलब कि एक यूनिट हम लोगों ने कंज्यूम की, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है, इस वे में जब हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होने लगती है हर एक सक्सेसिव यूनिट पर। अब ये चीज जो कि मैंने आप लोगों को बोला था इन शेड्यूल्स में कि आप लोग क्या देख पा रहे हो यहाँ पर कि आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसी चीज को बाय लॉ जो है समझाया गया है। अब ऐसा क्यों होता है इस चीज को समझते हैं। देखो एक बहुत सिंपल सी जो है एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोगों के पास में है एप्पल का। एट प्रेजेंट मैं एप्पल को अभी थोड़ा साइड में रखती हूँ क्योंकि बहुत सारे जो है ना लोग होते हैं जिन्हें एप्पल पसंद नहीं होता है, तो आप बोल दो कि मैडम हम तो एक जो है एक पर्टिकुलर जो कमोडिटी है, एक पर्टिकुलर जो यूनिट है उससे वो भी हम लोग कंज्यूम नहीं करेंगे। तो आप लोग अपनी पसंद से जो भी कमोडिटी आपको बहुत पसंद है उसका एग्जाम्पल ले लो, पिज्जा, बर्गर, गोलगप्पे, क्लोथ्स, जो भी चीज है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल ले लो। नॉट क्लोथ्स आई वुड से, जो कंज्यूम करना है हमें उसमें हम लोग अगर हम लोग ले, क्योंकि क्लोथ्स में फिर आप चले जाओगे कि नहीं नहीं हमारी यूटिलिटी तो बढ़ रही है, इसलिए क्लोथ्स मत लेना। जो भी चीज आप कंज्यूम करोगे मतलब कि खाने वाले हो, ठीक है, खाने का या फिर पीने की जो आइटम्स हैं उसमें से जो भी पर्टिकुलर चीज आपको पसंद है वो ले लो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया एक पिज्जा, ऑलराइट। अब जो है हमें बहुत ज्यादा भूख लगी थी और पिज्जा फेवरेट है, ठीक है, लेट्स टेक फॉर एन एग्जाम्पल कि क्या है वो फेवरेट है। हमने जो फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा की हम लोग खाएंगे उससे हमें सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा मिलेगा, ऑलराइट। उसके बाद में जब आप सेकेंड स्लाइस खाओगे आपको अच्छा लगेगा, आपको सेटिस्फैक्शन उसमें भी मिल रहा है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिल रहा है, आपको वो सेकेंड जो स्लाइस है वो भी बहुत अच्छा लगा, आपने वो भी कंज्यूम कर लिया, थर्ड स्लाइस भी आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसे कर करके मान लो आपने जो पूरा एक जो पिज्जा आता है, जो एक फुल साइज पिज्जा मैं बोलूं, उसके जो 6 स्लाइस हैं वो 6 के 6 स्लाइस आपने कंज्यूम कर लिए। आपका पेट अब जो है फिल हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम कंजम्पशन चालू रख रहे हैं। आपने एक पिज्जा जो है वो पूरा कंप्लीट खा लिया, उसके बाद में आपके पास में आया सेकेंड वाला पिज्जा। अब आपको मान लो बहुत शौक है और आप अभी बहुत भूखे थे, आपने जो सेकेंड वाला पिज्जा है उसकी जो वो 6 स्लाइस है, ठीक है, वो भी आपने अच्छे से पूरी क्या कर ली, निपटा दी, ठीक है, वो भी आपको बहुत अच्छे से वो आपने खा ली। अब आपके सामने आया थर्ड पिज्जा। अब आपको लगेगा कि नहीं यार अब तो नहीं हो पाएगा हमसे, लेकिन फिर भी आपके फ्रेंड ने बोला कि नहीं नहीं खाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, अभी तो 2 ही हुए हैं, अभी तो थर्ड पिज्जा और खाना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने बोला यार नहीं हो पाएगा, नहीं माना वो, आपने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, तेरी खुशी के लिए मैं एक पिज्जा तो खा ही सकता हूँ, ठीक है। ऐसे करके आपने क्या किया, वो एक और पिज्जा कंज्यूम कर लिया। अब उसके बाद में मान लो आपके कोई रिलेटिव आता है, या मान लीजिए आपकी मम्मी आई, उन्होंने बोला नहीं बेटा एक और पिज्जा तो खाना पड़ेगा, अभी तो तूने 3 ही खाए हैं, 3 में क्या होता है, राइट, 4 तो आराम से खा सकते हैं। नाउ यू आर लाइक नहीं मम्मा बिल्कुल नहीं हो पाएगा, मैं ऑलरेडी 3 खा चुकी हूँ, अब जो है 4th पिज्जा तो हम कहीं से भी कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब फिर मम्मी ने बोला है, उनकी खुशी के लिए आपने खा लिया, लेकिन खाया तो, बट अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पेट जो है वो इतना ज्यादा भर चुका है कि बस अब बहुत हो गया, अब जो है एक गुट जो है एक सिप जो है पानी की भी नहीं जा सकती, इतनी भी जगह नहीं बची है, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, वो जो है आपको जो फीलिंग आ रही है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही है, आपको वॉमिटिंग टाइप लग रहा है, ये सारी चीजें आप लोगों के साथ में हो रही है। तो अब जो पिज्जा आपको बहुत पसंद था, जिसने आपको फर्स्ट लेवल पर सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड किया, वो 4th यूनिट तक आते आते आपके डिससेटिस्फैक्शन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। इसी वे में आप किसी भी चीज का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, मान लो कि आपको जो है जूस बहुत पसंद है, आपने बोला कि आपको जो है मैंगो जूस बहुत पसंद है, आपने एक ग्लास जो है मैंगो जूस ले लिया, आपने सेकेंड भी ले लिया, आपने जब थर्ड लिया तो आपका पेट ऑलरेडी फिल हो चुका था, अब आपका सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होने लगा, ठीक है। जितना सेटिस्फैक्शन आपको फर्स्ट वाले में फर्स्ट ग्लास ऑफ जो है जूस में मिलेगा, उतना सेटिस्फैक्शन आपको आगे आने वाले जो है ग्लासेस में नहीं मिलने वाला है। तो यही क्या बता रहा है कि जैसे जैसे आपकी यूनिट्स बढ़ती जा रही है, आपका जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन, आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होते जा रही है, ठीक है। सो दिस इज द लॉ ऑफ DMU, जो कि इसी चीज को बताता है कि जैसे जैसे जो है आप मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी को कंज्यूम करते हो
तो उससे जो यूटिलिटी डिराइव होती है ईच सक्सेसिव यूनिट में, वो क्या होती है, वो डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, जैसे कि आपने फर्स्ट एप्पल खाया, आपका सेटिस्फैक्शन इतना था, आपने सेकेंड एप्पल खाया, आपका सेटिस्फैक्शन इतना था, आपने थर्ड एप्पल खाया, आपका सेटिस्फैक्शन इतना रह गया, आप कंजम्पशन चालू रखो, फोर्थ वाले पर आ जाओ, आपका सेटिस्फैक्शन और कम हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पर आ जाओ, बिल्कुल कम हो जाएगा, सिक्स्थ तक तो आपका सेटिस्फैक्शन खत्म, एंड दैट विल टर्न इनटू डिससैटिस्फैक्शन। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली जो आपका लॉ ऑफ डीएमयू बताता है। एंड आई गेस कि आप सभी लोग जो है इसे अपने जो लाइफ है उससे कनेक्ट कर पाए होंगे। अगर नहीं कर पाए हो अभी भी, तो सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल एग्जांपल ले लो ग्लास ऑफ वाटर से। आप बहुत ज्यादा जो है थ्रस्टी हो, आपको बहुत जोर से जो है प्यास लगी है, तो आपने बोला कि नहीं हमें पानी चाहिए, आपने एक ग्लास ऑफ वाटर पिया, आपको बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत थ्रस्टी थे। आपने सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर भी पी लिया, तब भी आपको अच्छा लगा, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल वाले थ्रस्टी थे ना। लेकिन 2 ग्लास ऑफ वाटर के साथ साथ में आपका पेट भी भरता जा रहा है। ठीक है, ये चीज तो नॉर्मल फिनोमिना है कि ह्यूमन जो है उसमें चलती है कि हम जो है हमारा जो पेट है वो भरने लगेगा। ठीक है, फिर जो है हमें ऐसा लगेगा कि बस अब बहुत हो गया। आपने फिर भी थर्ड ग्लास ऑफ वाटर ले लिया, तब आपको लगा कि बाप रे बस अब तो नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी आपने फिर उसके बाद में फोर्थ लिया, तो आपने बोला ना बाबा ना, अब तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, वो थर्ड भी बहुत ज्यादा एक्सेस था, ये फोर्थ में तो और ज्यादा जो है हमें कम सेटिस्फैक्शन मिला, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपने फिफ्थ और कंज्यूम किया, आपका वो सेटिस्फैक्शन जो है वो डिससेटिस्फैक्शन में कन्वर्ट हो गया। आपने बोला अब तो मैं पानी बिल्कुल नहीं पी सकता अभी तो। ठीक है, तो ये जो है ये पूरी साइकिल हमारी चलती रहती है हर एक चीज में, अगर हमारा कंजम्पशन वगैरह क्या हो, कंटिन्यूअस हो तो ये सारी जो चीजें हैं ये इसके असम्पशंस में आएंगी। इसका जो स्टेटमेंट का मतलब था वो आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गया है। इसके असम्पशंस देखेंगे तब आप लोगों को चीजें और जो है प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो लॉ वाज गिवन बाय जर्मन इकोनॉमिस्ट एच गॉजिन, नोन एज गॉजिन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। ये याद रखना है हमें, इसके जो अल्टरनेट नेम्स है ना वो आप लोगों को याद रखना, याद होने चाहिए। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम गॉजिन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन बोलते हैं, या फिर फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहा जाता है। एंड ये लॉ किसने दिया था? तो दैट वाज गिवन बाय जर्मन इकोनॉमिस्ट एच गॉजिन। ठीक है, तो इनका नाम भी आप लोगों को याद रखना है। ऑल राइट, कभी कभी क्या होता है ना कि एग्जामिनर का मन होता है कि हम जो है बच्चों को परेशान करें, तो वो कुछ ऐसे डिफरेंट नेम्स लिख देते हैं और आपको जो है आंसर आते हुए भी फिर आप नहीं लिख पाते हो। ठीक है, तो इसलिए ये जो अल्टरनेट नेम्स है ये आप लोगों को याद रखने हैं। नाउ आ जाओ इसके अजम्पशंस पर। इसके अजम्पशंस देखो, हर एक लॉ में ना अजम्पशंस हमें जो है वो रखने पड़ेंगे अज्यूम। जैसे कि अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि नहीं वाटर जो है वो कंज्यूम करने से हमारा सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन में कन्वर्ट हो गया, तो आप बोल दोगे मैम आप एक साथ में इतना सारा पानी क्यों पी रहे हो? आपने एक ग्लास अभी पी लिया, अब आप 10-15 मिनट बाद में एक और ग्लास कंज्यूम कर लो, फिर और आधे घंटे बाद में एक और ग्लास कंज्यूम कर लेना। तो ऐसे में तो फिर सेटिस्फैक्शन हमारा बढ़ता जाएगा ना, इसीलिए तो फिर अजम्पशंस हमारे पास में होते हैं। ठीक है, तो हर लॉ के कुछ ना कुछ अजम्पशंस होते हैं, वो अजम्पशंस क्या है वो देख लें। सो सबसे पहले तो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, जो लॉ ऑफ डीएमयू है वो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी पर चलता है। जैसे कि हमने दो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी अप्रोच पढ़े ना, एक ऑर्डिनल एक कार्डिनल। तो जब आप लॉ ऑफ डीएमयू को पढ़ रहे हो तो आपको क्या चीज अज्यूम करना है कि जो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है वो वर्क करेगा। ठीक है, दैट मीन्स यू कैन मेजर योर यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर। देन उसके बाद में कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, रीजनेबल क्वांटिटी का कंजम्पशन करना है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ 1 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, या मैं बोल रही हूँ कि मैं वाटर को कंज्यूम कर रही हूँ, तो उसमें एक ग्लास ऑफ वाटर इज अ रीजनेबल क्वांटिटी। अगर आप बोलो कि स्पून से हम पानी पी रहे हैं तो वो रीजनेबल क्वांटिटी नहीं होगी। फिर तो आप जैसे जैसे एक एक स्पून को कंज्यूम करोगे, एक एक स्पून ऑफ वाटर को कंज्यूम करोगे, आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ने लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप वैसे तो थ्रस्टी हो, आपको एक एक स्पून फीड किया जाएगा तो आपको तो ये लगेगा भाई ये दे दो हमें, राइट, जो पानी है वो दे दो। ऑलराइट, तो इसीलिए जो है आपका ये जो पर्टिकुलर असम्पशन है ये याद रखना है, दैट इज रीजनेबल क्वांटिटी जो है वो उसी से जो है आप कंजम्पशन करने वाले हो। ठीक है, सो दैट इज कंजम्पशन ऑफ राइट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, एग्जांपल ग्लास फुल ऑफ वाटर नॉट स्पूनफुल्स। देन उसके बाद में कंटिन्यूअस कंजम्पशन, कंजम्पशन को कंटिन्यूअस रखना है। अभी एक ग्लास ऑफ वाटर पिया है, जस्ट इसके बाद में नेक्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, देन नेक्स्ट ग्लास ऑफ वाटर। ये नहीं कि अभी पी लिया 10 मिनट का ब्रेक ले लिया फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, ये जो ब्रेक है ये नहीं होना चाहिए।
कंटिन्यूअस कंजम्पशन जो है वो होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद में नो चेंज इन क्वांटिटी। अब मान लो पहली ग्लास ऑफ वाटर जो था वो मेरी ग्लास का साइज ये था, उसके बाद में जो सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर था उसमें ग्लास का साइज ये हो गया, थर्ड ग्लास ऑफ वाटर में ग्लास का साइज ये हो गया, और मैं बोल दूं कि मैं ग्लास फुल ऑफ वाटर ही तो पी रही हूँ, तो दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। आपकी जो क्वांटिटी है वो सेम रहनी चाहिए। ये जो ग्लास ऑफ वाटर है, ये जो आपने फर्स्ट वाला था वही आपका चलते रहना चाहिए थ्रू आउट। ऑल राइट। देन उसके बाद में रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर हम किसे कहते हैं? ऐसा पर्सन जिसमें जो है सोचने समझने की एबिलिटी हो, ठीक है। दैट मीन्स वो जो है प्रॉपरली हर एक चीज को समझ पाए, ठीक है, वो सोच सके कि अच्छा क्या चीज सही है क्या गलत है, उसे हम रैशनल कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है। सो कंज्यूमर हु कैन मेजर, कैलकुलेट एंड कंपेयर दी यूटिलिटीज ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज, उसे हम क्या कहेंगे? उसे जो है हम रैशनल कंज्यूमर में लेते हैं। देन उसके बाद में इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, ठीक है। यूटिलिटीज कैसी होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। दैट मीन्स ऐसा नहीं कि दो गुड्स की कंबाइंड आप यूटिलिटी जो है ले रहे हो, या दो गुड्स हैं उनकी आपस में जो है एक दूसरे के ऊपर जो यूटिलिटीज है वो डिपेंडेंट है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो ये जो मैं ग्लास ऑफ वाटर की बोल रही हूँ, मान लो मैं कुछ जो है खा रही हूँ, ऑलराइट, एंड वो बहुत ज्यादा स्पाइसी है, तो वो स्पाइसी है तो उसकी वजह से मैं पानी पीऊंगी तो मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। फिर से मैंने वो जो है स्पाइस खाया तो मुझे और पानी की जरूरत लगी, मुझे और सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें यूटिलिटीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, कि स्पाइसी खा रही हूँ मुझे यूटिलिटी मिल रही है, लेकिन उसके बाद में पानी पीने से और ज्यादा जो है यूटिलिटी डिराइव हो रही है, सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा है। तो ये जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं बात कर रही हूँ कि मुझे जो है 1 ग्लास ऑफ वाटर से 5 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो 5 यूटिल्स जो है वो इंडिपेंडेंटली एंड सोलली वो ग्लास ऑफ वाटर का ही होना चाहिए, ठीक है। देन फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस, जो प्राइसेस और इनकम है वो भी फिक्स रहने चाहिए, ठीक है, इनमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। अब ये क्यों बोला गया? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, आइसक्रीम। मैंने जब पहली आइसक्रीम खाई तो दैट वाज ऑफ ₹30, ठीक है। अब मैं दूसरी आइसक्रीम खा रही हूँ, तब वो अगर ₹20 की हो जाएगी तो ये यहाँ पर मेरा सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा ना। उसके बाद में अगर बोल दे मुझे कोई कि नहीं नहीं हम आपको ₹10 में ही दे रहे हैं, ठीक है, ये 4th यूनिट की बात कर रही हूँ, अगर मुझे कोई बोल दे कि नहीं मैं ₹10 में आपको ये आइसक्रीम दे देंगे, लेकिन आपको जो है इसे कंज्यूम करना है, तो वहां पर मेरा सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ ₹10 में जो है एक बढ़िया सी आइसक्रीम मिल गई, तो वो मेरे सेटिस्फैक्शन को एनहांस कर रहा है। इसलिए ये चीज बोला गया है कि प्राइस कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा आपके पूरे कंजम्पशन में। 31st वाला था तो 30 ही जो है हमेशा रहेगा। ऑल्सो जो इनकम है वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए। मान लो पहले मेरी इनकम थी 5000 की, ठीक है, अब मेरी इनकम मान लो हो जाए 10,000 की, तो अगर 10,000 की हो जाए तो मुझे जो है किसी भी चीज के कंजम्पशन में बहुत ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा जितना मुझे पहले सोचना पड़ रहा था। तो फिर से सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा? मेरा इंक्रीज या डिक्रीज होगा डिपेंडिंग ऑन द इनकम लेवल, ठीक है। जैसे कि जो है पहले मुझे अगर कुछ भी स्पेंड करना है तो मुझे सोचना पड़ेगा कि भाई वो सेटिस्फैक्शन मुझे प्रॉपर्ली प्रोवाइड करेगा या नहीं, क्योंकि मेरी इनकम कम है, ठीक है। जब अगर इनकम बढ़ जाएगी तो मैं उतना नहीं सोचूंगी, तो कहीं ना कहीं उसका जो इफेक्ट है मेरे सेटिस्फैक्शन लेवल पर होने वाला है। इसलिए जो इनकम और प्राइजेस है वो कैसे रहने चाहिए? वो भी कांस्टेंट रहने चाहिए, उनमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। एंड परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज का मतलब ये है कि कंज्यूमर को पूरा पूरा नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट में क्या क्या जो है वेराइटी ऑफ गुड्स अवेलेबल है, किस किस प्राइस पर अवेलेबल है, ठीक है। ये चीज वो जो एक कंज्यूमर है उसे प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। तो कंज्यूमर नोज द डिफरेंट गुड्स ऑन व्हिच इनकम कैन बी स्पेंट and the utility that is likely to get out of such consumption, ठीक है। तो इस चीज का जो है परफेक्ट नॉलेज एक कंज्यूमर के पास में होना चाहिए। ऑल राइट, ये कुछ assumptions हैं, इन assumptions के बेसिस पर ही जो आपका लॉ ऑफ डीएमयू है वो ऑपरेट करता है। विदाउट दीज assumptions लॉ ऑफ डीएमयू जो है वो फेल हो जाएगा। इसमें एक और assumption आई वुड से कि जो आप लोगों ने यहाँ पर क्वांटिटी लिया है इसके साथ में जो क्वालिटी है वो भी अज्यूम करना है हमें कि कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। क्वालिटी में भी चेंजेस नहीं होंगे। जैसे कि मान लो मैंने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पिया, ओके, प्लेन वाटर, तो ऐसा नहीं कि सेकंड ग्लास जो है मैं नींबू पानी पी रही हूँ, नहीं, वो भी जो है प्लेन वाटर ही होना चाहिए। जो क्वालिटी है वो भी सेम ही रहनी चाहिए। ऑल राइट, तो इफ अगर ये सारे अजम्पशंस माने जाए
तो लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है, सक्सेसफुल बनता है। दैट मीन्स एक्चुअली में हमें ये चीज देखने को मिलती है कि जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं, जो एडिशनल यूटिलिटी है, जो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी, वो डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, सो ये जो है, अब इसका जो डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है लॉ ऑफ डीएमयू का, वो देख लें। देखो लॉ ऑफ डीएमयू में जो आप लोगों ने बेसिकली टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा है, वही चीज यहाँ पर आएगी, और उसी को जब आप प्रॉपरली ग्राफ के थ्रू बताते हो तो उसे हम जो है लॉ ऑफ डीएमयू बोल देंगे। ठीक है, आप मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ बना दो, दैट इज ऑल्सो दी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। ऑल राइट, तो देखो कितने अच्छी चीज है, पहले हमने सेपरेटली दो पर्टिकुलर कंसेप्ट को पढ़ा, फिर हमने कंबाइन करके उसका एक क्या बन गया, लॉ बन गया। ठीक है, तो ये जो है आप लोग देख रहे हो, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी विद ईच सक्सेसिव यूनिट डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये फिर से डिक्रीज हुई, ये फिर से डिक्रीज हुई, ये 0 पर पहुंच गई, अभी भी आपका कंजम्पशन चालू है, तो आपकी जो है मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव चली गई। ऑल राइट, दैट मीन्स अब जो है डिससैटिस्फैक्शन में कन्वर्जन हो गया है। ठीक, इसका जो डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है वो कुछ ये आ जाएगा, जिसमें आप क्या देखोगे कि आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है, एंड वो डाउनवर्ड स्लोप क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। ठीक है, ऑल राइट, सो आई गेस कि ये जो लॉ ऑफ डीएमयू है ये आप लोगों को प्रॉपरली क्लियर हो गया है, एंड जो आपका कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है वो अच्छे से क्लियर आउट हो गई है। ऑल्सो आई होप सो कि इतना जो पोर्शन ऑफ चैप्टर है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए एंड और अपडेट्स के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल सोशल स्कूल। आप लोग जो ऐप है अनअकैडमी वो भी डाउनलोड कर सकते हो, और भी अच्छे अच्छे फीचर्स जो है एक्सपीरियंस करने के लिए, जैसे कि आप लोग रियल टाइम बेसिस पर इंटरैक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ चैट्स एंड इमोजीज। यू हैव द ऑप्शन टू आस्क क्वेश्चंस यूजिंग द क्वेश्चन टैब। आप लोगों के पास में जो है लाइव पोल ऑप्शन है क्विज के लिए। ऑल्सो यू हैव द चांस टू विन स्कॉलरशिप थ्रू वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट। Use code SAKSHI-V to experience all these features and to get maximum discount. Also, आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल उसे ज्वाइन करें, वहां पर आप लोगों को जो वेरियस अपडेट्स हैं वो भी मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप लोग वहां पर पूछ सकते हैं। आई होप सो कि इतनी जो स्टोरी है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर है, इतना जो पार्ट था वो अच्छे से क्लियर है। आगे मिलते हैं हम लोग इसी चैप्टर के और भी पार्ट्स के साथ में। थैंक यू।